अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, NRO केस में हुकूमत एक वज़ीर आज़म की कुर्बानी तो दे चुकी है, जबकि मौजूदा वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज तक खत लिखने की मोहलत दी गई थी। ताहम कल हुकूमत की जानिब से जमा कराए गए तहरीरी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म आइन के मुनाफी अदालती अहकामात मानने के पाबंद नहीं है। इससे लगता यह है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के सामने होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट आखिर किस तरह अपने अहकामात पर अमल दरामद करवा सकती है और हुकूमत इन अहकामात से बचने के लिए कौन सी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकती है? क्या एक और वज़ीर आज़म पार्टी का साथ देते हुए कुर्बान होने के लिए तैयार है? इस पर आज हम बात करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि क्या गोलमेज कॉन्फ्रेंस आप समझते हैं सियासी और मुआशी जो मसाइल हैं माशरे के, इनको हल कर सकेगी? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। ब्रेक पर जाने से पहले आज के दिन की और क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले काई साहब से खबरें लेते हैं। जी काई साहब। शाजिया, कल एक सेमिनार हुआ जिसमें वर्ल्ड बैंक के भी कुछ लोग थे और ये इनइक्वालिटी और पावर्टी, गुर्बत और जो अदम मसावात है इसके ज़िमन में हुआ। तो इसमें जो हमारे वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने कहा जी कि मुश्किलात और चैलेंजेस बड़ी थी, मगर हमने पावर्टी को टारगेट किया है। कहाँ तक उनकी ये जो स्टेटमेंट है इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, ज़मीन पे हक़ाइक़ क्या है? मैं कुछ फिगर्स भी पेश करूँगा कि इन 4 सालों में गुर्बत ने क्या खेल खेला इस मुल्क में, और ओवरऑल दुनिया का भी रेफरेंस हम देंगे। और इसके साथ दूसरी खबर मेरी पोलियो से रिलेटेड है। चलें, फाटा तो बहुत दूर है और वहाँ बड़े मसाइल भी हैं, मगर ये जो हमारे कुर्ब या गिरदोनवा के इलाके हैं, पिंडी भटिया के एक गाँव में 2.5 साल से बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए और उन्होंने एहतजाज किया है और साथ उन्होंने ये भी पता चला है कि वहाँ पे इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो ये क्या मामला है, इस पर बात करें। जी समी शाजिया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसका हमने कल भी जिक्र किया था सियासतदानों की, उस पर मज़ीद पेशरफ हुई है। मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी ने उसमें शमूलियत पर आबादगी का इज़हार किया, लेकिन जो अहम बात है उसमें MQM का ये कहना है कि इसमें हम अस्करी क़यादत को भी बुला सकते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मसले पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्तसर ऑर्डर किया जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे आइनी बहरान है, अदलिया के फैसलों पर अमल नहीं किया जा रहा और MI ISI कोई इदारा जो है वो काम नहीं कर रहा। एक तरफ तो आला अदालतें ये कह रही हैं, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पिंडी की एक इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अंजम वकील, पूरी दुनिया ने देखा वो भाग रहे हैं, कोर्ट से फरार हो रहे हैं, लेकिन अदलिया ने जज साहब ने कहा कि नहीं, वो सारे वो और उनके साथी बाइज़्ज़त बरी, हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो यहाँ से भाग कर गए। दूसरा, पंजाब और वफाक के दरमियान कुछ महाजराई पहले ऑलरेडी बहुत है, अब मज़ीद उसमें तेज़ी आ गई है क्योंकि FIA ने जो CM के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह, उनके ख़िलाफ़ ये पर्चा दर्ज कर लिया है कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको कत्ल करने की जो र्यूमर फैलाई गई थी, जो साजिश है, वो दर हकीकत एक बदनाम करने की कोशिश थी वफाकी हुकूमत को। और फिर काई साहब, पिंडी से खबर आई है, वहाँ पर बार्ले स्ट्रीट में एक खातून थी, उनकी बच्ची को हार्ले स्ट्रीट पर एक खातून थी मिसेस शौकत, उनकी बच्ची को अगवा किया गया 3 माह कबल, उसको फिर उनके घर के बाहर फेंक दिया गया, उसके साथ ज़्यादती होती रही। उसे सिविल जज के सामने जब पेश करना था तो रात मुलजमान उनके घर गए और ज़बरदस्ती उस लड़की को तेज़ाब पिला दिया। वो भी अपील कर रही है माँ आला अदलिया से भी, आला हुकाम से भी कि मुझे कानून के मुताबिक जो मुलजमान हैं उनको डील किया जाए। ठीक, यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि स्विस हुकाम को खत लिखने का मामला अब कहाँ जाएगा। एक ब्रेक के बाद खुशामदीन नाज़रीन, 12 जुलाई को 5 रुकनी बेंच ने हुकूमत को ये हुक्म दिया था कि स्विस हुकाम को खत लिखा जाए और आज तक की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन कल जो हुकूमत की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई, उसमें तहरीरी बयान जो जमा कराया गया, उसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म आइन के मुनाफिक कोई काम नहीं कर सकते, लिहाजा काबीना ने यह फैसला नहीं किया कि स्विस हुकाम को खत लिखा जाएगा। अब सूरत हाल क्या मजीद वैसी ही पैदा होगी जैसी कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हो चुकी? समी साहब, देखिए, जहाँ तक तो टकराव की बात है वो तो वैसी ही है। स्टैंड सुप्रीम कोर्ट का वही है, खत लिखो। वफाकी हुकूमत यही कह रही है कि जनाब हम ख़त नहीं लिखेंगे। एक बात जो उन्होंने कही है, अदालत में बयान दिया है कि जी वो कानून के तहत, आइन के तहत वज़ीर आज़म पाबंद है
कि जो काबीना उसको मशवरा देगी उस पर अमल दरामद करेगा। और काबीना ने तो ऐसी कोई बात कही नहीं कि वो ये ख़त लिखे, ये अटार्नी जनरल का कहना है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल आज अदालत के सामने होगा वो मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि तौहीन अदालत का जो नया कानून है उसकी खिलाफ समाअत तो हो रही है लेकिन अभी तक उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया। देखना यह है कि आया उस कानून की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे डील करती है। आज कुछ टाइम मिलता है और पहले उसको स्ट्राइक डाउन किया जाता है कि तौहीन अदालत एक दफ़ा लागू हो चुका गिलानी साहब पर, अब इन पर नहीं हो सकता। जी हाँ, वो तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, लेकिन अदलिया तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो सबसे बड़ा अहम जो कायद साहब आज सवाल होगा वो ये कि वो क्या उस कानून की मौजूदगी में कार्रवाई हो सकती है, और फिर अगर उसको स्ट्राइक डाउन भी किया जाता है तो उसकी जैसा कि रिव्यू पिटीशन में अगर गवर्नमेंट जाती है और फिर उस पर वो टाइम लेना चाहती है, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है कि ख़त तो नहीं लिखना लेकिन जितना टाइम हम बाय कर सकें वो ले। इंतखाबात तक टाइम लेना चाहती है हुकूमत का। देखिए शाजिया, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वतन अजीज़ की निजात क्या इस ख़त से मुमकिन है या नहीं। पिछले 4-6 महीने से ये कज़िया चला हुआ है, अभी आप और मसाइल पे भी आएंगी। अब इसकी जितनी डायमेंशन थी वो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे नहीं जाएंगे, अच्छा जी वो क्या एक दफ़ा तौहीन अदालत हो चुकी है अब दोबारा हो सकती है नहीं हो सकती, एडमेंट तो एक स्टेलमेट जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये है, मगर इस तरह स्टेलमेट रहते तो नहीं है, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और फिर जो सबसे अहम बात है वो ये है, रास्ता क्या निकालना पड़ेगा? या तो सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती है आर्टिकल 190 का इस्तेमाल करते हुए उसमें बात ये ना, देखें रवायती तौर पे तारीखी तौर पे जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती रही तो उसमें मुख्तलिफ इक्वेशन, 2-3 ही इक्वेशन है। फौज को तो मैं रूल आउट कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी कोई ऐसी अब पोजीशन भी नहीं है, मगर ये आपस में कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। और इससे हमें लगता है कि ये बज नहीं हो रहे, और दोनों जो इदारे हैं उनकी जो नुक्ता नज़र है इस पे कोई भी तब्दीली नहीं आई। तो हम खड़े हैं, एक जगह पे रुकी हुई है कहानी। और इसका अब सवाल ये कि आम आदमी कैसे, आम आदमी को मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, थोड़ा बहुत दाएं बाएं से पढ़ के बोल लेते हैं हम भी, मगर मैं एक आम आदमी ये सोच रहा है कि भाई इससे आगे क्या है, क्या यहाँ अगले 20, 25, 30, 45 साल हमने खत पे खेलना है, हमने क्या करना है। ठीक है, अभी मैं आऊँगा अपनी खबर पे ना, तो मैं पेश करूँगा कि आप उन 3 बदतरीन मुल्कों में से हैं जिनके सोशल इंडिकेटर्स जो हैं, जो वर्ल्ड बॉडीज 69 वर्ल्ड बॉडीज़ ने 3 जो आपके यानी 69 मुल्कों में आप आखिरी 3 मुल्कों में घाना के साथ हैं और वो है। तो यहाँ पे हम रुके हैं, अब आगे कहानी कैसे जाएगी। जहाँ तक इसको हम इतना पीट चुके हैं, इतना ड्रम बीट कर चुके हैं कि जब सवेरे मैंने देखा कि आपने ज़ाहिर आपको ये मौजूद लेना भी था क्योंकि आज की ये अहम कहानी है, मगर इस कहानी का कोई अगली किस्त कब सामने आएगी वो समझ में नहीं आ रहा। और उसमें अभी एक अनसर्टेनिटी है। और क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा भेज देगी एक प्राइम मिनिस्टर को वापस और फिर एक और आदमी है, तो क्या ये कहानी रेजोल्यूशन तो नहीं होगा, रेजोल्यूशन तो नहीं होगा, तो रेजोल्यूशन कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम कोशिश करेंगे कि इस लीगल माइंड से भी बात करें, वो इख्तियार है कि वो डायरेक्टली खुद से खत लिखवा दे अपने रजिस्ट्रार के जरिए। बहुत से कानूनी माहिरीन इसको कह चुके हैं कि आप बजाय इसके कि वज़ीर आज़म को कह रहे हैं अगर इसका कोई हल निकाला है तो आप अटॉर्नी जनरल को ये कहें कि हम आपको ऑर्डर करते हैं कि आप लेटर लिख दें, ये उसकी वर्डिंग हो, खुद उसकी वर्डिंग भी कोर्ट दे सकती है। लेकिन जो बात काजी साहब ने कही है ना, बात वो है कि हम एक जगह पे आके रुक गए हैं, वक्त रुकता नहीं है, वक्त आगे जा रहा है, लेकिन उसमें सफ़र कौन कर रहा है? उसमें सफ़र पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं। उसकी जो असल मसाइल हैं अवाम के, उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे पा रही। आज हम भी यहाँ पर पोलियो पर बात करने की बजाय इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ख़त के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम लोगों का जो लोड शेडिंग का मसला है उसकी बजाय हम ये बात कर रहे हैं, महंगाई का मसला उसकी बजाय हम ये बात कर रहे हैं। तो ये जो इशू है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब तक ये लोग हैं ना बैठे हुए जिस तरह की हुक्मरानी हो रही है, आप ये इशू उठा देना पोलियो के बाद फिर भी ये नहीं करेंगे। ये और इश्यूज पे बात बिल्कुल, यानी जो सोशल इश्यूज हैं और जो स्टोरी में आज मेन कर रहा हूँ कि सोशल इंडिकेटर्स हमारे वर्स्ट हैं दुनिया में, उस पर ये बात नहीं करेंगे। फिर ही कोई ऐसी और कहानी खोल के सामने आ जाएगी जिसमें हम देखेंगे कि उस पर हम खिलाते रहेंगे लोगों को और लोग देखते रहेंगे। और अच्छा, इससे साफ जाहिर भी होता है ना कि तौहीन अदालत का कानून लाया ही इस सिचुएशन के लिए गया था कि अगर हमने खत नहीं लिखना तो ये देखें, इसमें कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है। एक गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम कोर्ट के साथ एक फड्डा चल रहा है, एक मामले पे रुक गई ये बात उस पे आके। और अब जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक भी इससे ज़्यादा वो कहते हैं जी हमारी सारी इज्जत जो है ना इसी खत में छुपी हुई है, और गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमारी जो सारी ताकत है ना वो भी हमने इसी खत पे निकालनी है। तो ये दोनों बेंच जो फैसला दे चुका है उसको भी कैसे डिनाई कर सकते हैं? 17 बेंच है ना, तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट है, वो भी जो प्राइम मिनिस्टर है इलेक्टेड है 18 करोड़ अवाम का, 17 आदमी बड़े साहिब हैसियत हैं, इस पे हमें कोई नहीं है। तो इस तरह तो कल को कोई भी उठकर आकर कहेगा कि हम फैसले नहीं मानते, फिर आप कहेंगे पार्लियामेंट, कल को कोई नया भी वज़ीर आज़म आ जाएगा, नई गवर्नमेंट आ जाएगी। ये बात आपकी
आपकी दुरुस्त है, यही इशू है। हाँ? जिसकी वजह से हम इस मसले पर बात कर रहे हैं कि ये इतना सिंपल इशू भी नहीं है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसकी बहुत डायमेंशंस हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि हम खत नहीं लिखेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि हम नहीं मानते जी सुप्रीम कोर्ट को, एक पूरा बैकग्राउंड है, एक कॉन्टेक्स्ट है कि ये मुकदमे कब बने, मुकदमे किसने बनाए, किस तरीके से हुआ। फिर ये जो 17 जजेस हैं आज तो माशाल्लाह बड़े मोहतरम हैं, ये सारे के सारे अपॉइंटेड उसी जमाने के हैं, उन्हीं डिक्टेटर्स के हैं जिस जमाने में ये पार्टी पर बात होती रही, उन पर ये सारे मुकदमात बनते रहे। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि हम कोई उन जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी खुदा न खास्ता जो कोई सैंक्टिटी है उसको कम करने की बात कर रहे हैं। एक इशू है, उससे निकलने के लिए अभी कोई राह नजर नहीं आ रही और पूरी कौम जो है इसकी होस्टेज बन गई है। इसमें किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि कौम इस तरह से, कौम पता नहीं कैसे देख रही होगी इसको। अगर इमेजिन करूं अपने जहन में, तो क्या कौम जो है 70-80% लोग जो है इस इशू को कैसे देख रहे होंगे उनकी, अगर हम उसकी इमेजिनेशन के जरिए उनका जहन पढ़ने की कोशिश करें तो कितना वाइटल इशू होगा उनके लिए, कितनी अहम बात होगी उनके लिए कि जनाब ये क्या हो रहा है, अच्छा जी वो चले गए अब ये चले जाएंगे, अच्छा वो थे तो क्या था, फिर राज साहब आ गए तो फिर क्या ज़िंदगी में बदलाव आया, अब ये तशरीफ ले जाएंगे, कोई और हमारे दोस्त आ जाएंगे या हमारे जो कोई भी आ जाएंगे मेंबर पार्लियामेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है इन कहानी से, कतन नहीं। और बल्कि ये जो कहते हैं ना समी साहब के जी इधर से ये जो आर्ग्यूमेंट है कि जी हमें इधर से ज़रा फारग कर दें तो फिर हमको अवाम की फलाह बहबूद कर लें, जब ये इधर से फारग थे तो अवाम की फलाह बहबूदी हो रही थी और जिस किस्म की हो रही थी हम देख रहे हैं। अवैस साहब, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में, आज क्या जो इस वक्त कानून मौजूद है नया तौहीन अदालत का, अभी वो स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ, तो अदलिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अदलिया के पास तो देखिए सारी ऑप्शन मौजूद हैं। अदलिया ने तो NRO के फैसले के अमद दरामद के ऊपर आज उन्होंने एक अपना हुक्मनामा जो है वो जारी करना है। अगर ये जैसा कि इन्होंने कल जवाब दिया है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा डेरोगेटरी इंसल्टिंग जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया जा सकता कि जो इन्होंने कल जवाब दिया है। यानी वो यहाँ तक उसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म जारी किया है वो हुक्म ही गैर आईनी है। अब एक हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये लिखना कि तुम्हारा हुक्म गैर आईनी है, जबकि इसके मुतालिक किस कदर पहले कानून भी क्रैश आउट हो चुका है, आर्गूमेंट्स भी हो चुकी हैं और ये मसला जो है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट एक डेफिनेट अनएम्बिगुअस और बड़ा क्लैरिटी के साथ एक ऑर्डर पास करेंगे आज। और आज क्या ऑप्शंस क्या है जी, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास? हाँ जी, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, किस किस्म का ऑर्डर जारी किया जा सकता है? कल तक ये ऑप्शन सामने आ रही थी कि आर्टिकल 190 का इस्तेमाल हो सकता है। देखिए ये सारी ऑप्शंस तो हैं, अभी इस वक्त ये हतमी तौर पे तो कहा नहीं जा सकता कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और जुडिशल अथॉरिटीज को तमाम को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यह है कि उन्होंने आज ही तारीख जो है कल से आज के लिए रख ली है, जो उस तौहीन अदालत का केस चल रहा है जिसमें वो उन्होंने ये इस्तफा की हुई है पिटिशनर्स ने कि इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए। और उसमें भी जो कल के रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के, उससे ये अंदाजा होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी महसूस कर रही है कि ये जो इन्होंने कानून बनाया है ये पर्सन स्पेसिफिक है, चंद लोगों को बचाने के लिए कानून बनाया गया है और प्रिविलेज क्लास को फर्दर जो है वो 248 के जो सब आर्टिकल 1 है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश की गई है, जो बिल्कुल गैर आईनी है। किसी लेजिस्लेशन के जरिए या किसी कानून साजी के जरिए किसी सूरत भी किसी आईनी शिक को के स्कोप को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। उसके लिए बाकायदा एक अमेंडमेंट की जरूरत है और जो उसका तरीकेकार है अमेंडमेंट का, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अच्छा अवैस साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा बड़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ हुई है और अदलिया की एक अपनी सैंक्टिटी है, ये जो सारी सूरत हाल है, आप पाकिस्तान के शहरी भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अदलिया की सैंक्टिटी भी बड़ी मुकद्दस है, तो जमहूरी निज़ाम में जो पार्लिमान है और जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसकी भी एक अपनी बड़ी हैसियत होती है। क्या आप सोच रहे हैं इस वक्त बतौर पाकिस्तानी इस सारी सूरत हाल में? मेरा ख्याल में तो देखिए ये हुकूमत इस वक्त जो है नाजायज तौर के ऊपर और एक ऐसी शख्स को बचाने के लिए कि जिसकी अपनी एक जो है मॉरल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। और आज तक जो है आपने देखा होगा कि हुकूमत के किसी आला ओहदेदार की तरफ से या खुद
जरदारी साहब की तरफ से एक लफ्ज भी कभी ये नहीं आया कि वो $60 मिलियन जो है वो उन्होंने नहीं लिए हुए, या उनके पास नहीं है, या गैर कानूनी तरीके से उनके पास ये पैसे आए हैं। यही कहते आए हैं कि 248 का इस्तिस्ना हासिल है। तो ऐसी सूरत में एक गलत सिचुएशन को पैदा किया जा रहा है और एक गलत आदमी को के गलत कारी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ली जा रही है, कानून से टक्कर ली जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो 248 है, अवैध साहब, जो 248 है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में एक वाज़ेह रूलिंग क्यों नहीं दे देती? पिछले 2 साल से ना सुप्रीम कोर्ट खुलकर इस बारे में कोई रूलिंग देती है, ना सदर साहब आते हैं। तो कौम को जो जिस हिजान में मुब्तला रखा हुआ है, इससे फिर निकलने का क्या रास्ता है? क्यों नहीं देती 248 पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? कौम की कोई हिजान अमेज कैफियत नहीं है, ये तो हुकूमत की तरफ से क्रिएट की गई है आर्टिफिशियली, क्योंकि वहां पर जो मामला है उसमें 248 का कोई अमल दखल नहीं है। मामला तो ये है कि 178 जो पैरा है एनआरओ की जजमेंट का, उसके तहत जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मलिक कयूम ने जो एक लेटर लिख दिया था स्विस अदालत को और विड्रॉ करने के लिए केसेस का, वो क्योंकि कोई पीछे से इंस्ट्रक्शन नहीं थी हुकूमत की या ऊपर से हायर अथॉरिटी की, उसके बगैर लेटर लिखा था। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हुकूमत एक लेटर लिख के उस लेटर को विड्रॉ करे। अब बताइए इसके अंदर कहाँ 248 आ जाता है? अच्छा, तो क्या कोर्ट जो है डायरेक्ट अटॉर्नी जनरल को नहीं कह सकती कि अब आप अपना लेटर विड्रॉ करें? वो वज़ीर आज़म की जानिब से हुक्म आना जरूरी है। हुकूमत की तरफ से होगा ना, अटॉर्नी जनरल तो उस वक्त ही लिखेगा जब उसको हुकूमत इंस्ट्रक्शन देगी। कोर्ट नहीं, कोर्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती। देखिए ना, पहले में भी यही फ्लॉ था कि बगैर हुकूमत की इंस्ट्रक्शन के अटॉर्नी जनरल ने वो लेटर लिख दिया था। तो अब भी ये लेटर तो अटॉर्नी जनरल जो है वो ही इज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं तो जैसे मैं बस एक आपसे आखिरी सवाल जानना चाहता हूं कि जिस तरह जजेस बहाल हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, ये कहा गया था कि उस ऑर्डर की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं, तो सीधा सा अटॉर्नी जनरल को कोर्ट ये क्यों नहीं कह देती कि आपका वो पहला जो लेटर था वो गैर आईनी था, आप उसको विड्रॉ कर लें? ये तो कहा है उन्होंने, लेकिन विड्रॉ तो हुकूमत ने करना है ना। ये अटॉर्नी जनरल जो है वो हुकूमत के कहने के ऊपर तो नहीं, ये अदलिया के कहने पे तो नहीं लिखेगा सुप्रीम कोर्ट के। वो तो फर्स्ट काउंसिल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कहे। ये तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो तो इस बात के ऊपर आपने देखा ना कि वो तो कहेंगे कि हमें लिखना ही नहीं है, गैर आईनी है। लेकिन साथ ये भी कहा गया कि स्विस हुकाम को जो अपील करने के 10 दिन थे, उस 10 दिनों के अंदर जब अपील नहीं की गई तो उस फैसले को हतमी हैसियत हासिल हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है जी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई एम्बिग्विटी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सामने है ना पाकिस्तानी कौम के सामने। ये तो एक आर्टिफिशियल सूरत हाल पैदा की जा रही है और ये टकराव पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब भी टक्कर होगी, चाहे कितनी बड़ी अथॉरिटी होगी, तो कानून की फतह होगी, क्योंकि कानून बहरहाल ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब ये कह रहे थे कि ये जो काजी साहब, मैं फिर भी ये बात नहीं समझ सका कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को ये कह सकती है कि आप खत की इंस्ट्रक्शन दें, तो अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह इंस्ट्रक्शन कैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती कि आप ये खत लिखें? कर दिया अहमद अवैस साहब ने। वो कह रहे हैं कि चूंकि वो फर्स्ट काउंसिल होते हैं सरकार के, एग्जीक्यूटिव के, और जब तक उन्हें उधर से हुक्म ना आए तो वो कुछ नहीं लिख सकते। तो क्या इसका मतलब है कि जो सुप्रीम अटॉर्नी जनरल हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर? ये तो रूल्स की बात है ना। क्या ये तो रूल्स की बात है ना। ये तो जो कौन से वही सुप्रीम कोर्ट ने बात है ना। देखे ना, वो तो हुकूमत कह रही है कि वज़ीर आज़म काबीना के रूल्स के तहत काबीना के फैसलों का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, एपेक्स कोर्ट ने ये कह दिया आप करें। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि जो वजीर आजम है उनको कह सकती है सुप्रीम कोर्ट लेटर लिखे और अटॉर्नी जनरल को नहीं कह सकती। कोर्ट अपने रजिस्ट्रार को भी लिखना, लेटर जो लिखना है वो कैबिनेट की तरफ से जाना है ना, हुकूमत की तरफ से भाई। वो तो ये कह रही है कोर्ट के पहला जो लेटर है वही विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के था, तो उसी की हैसियत गैर कानूनी है, जैसे मुशर्रफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की हैसियत गैर कानूनी। दूसरी तरफ से देख लेते हैं, अब अगर खुद हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो कहे अटॉर्नी जनरल को कि जी आप विड्रॉ कर लें ये लेटर, वो तो खड्डे में है ना, वो तो नहीं मानती ना। वो तो बेसिकली वो तो इशू ये है कि वो कहते हैं कि जी 248 जो है उसमें ये लिखा हुआ है आइन में कि हम नहीं लिख सकते लेटर। एक उनका स्टैंड गलत है, ये सही बोला था, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है। इस सारी सूरत हाल से निकलने की मैं बात कर रहा हूं तो कि कोर्ट अगर लेटर की बात 248 कहना तो 248 पर ना अदालत बात कर रही है ना हुकूमत। यही मैंने अवैस साहब से बात की कि वो दोनों तरफ से एक ऐसा पता नहीं क्या इस पे कोई वो अगर आपको इस शर्मा जाते हैं, लजा जाते हैं दोनों, इस पर ना रूलिंग आती है ना वो इस पर जाके बात करते हैं।
लेकिन वही है, वो कहते हैं कौम हैजान में भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि सारी कौम इसी लेटर पे आके रुक गई है। मैं नहीं, ये जो पिछली दफ़ा जो खालिद रांझा साहब से हमारी बात हुई थी, इसी मौजू पे बात हो रही थी, तभी कोई ऐसी तारीख थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था, हमने डिस्कनेक्ट की बात की थी। डिस्कनेक्ट है एक पूरी जो रूलिंग एलीट है उसका और अवाम का। और मैं नहीं समझता कि हाथ लिखना या ना लिखना जो है वो कानूनी तौर पे बड़ा अहम होगा, बड़ा ज़रूरी है। लिखवाएं, नहीं लिखवाना आपका काम है, लेकिन अगर आप इसकी रेलेवेंस कोई आवाम से बना रहे हैं ना, तो वो आवाम की रेलेवेंस तो है, वो हम बात कर लेते हैं आगे चल के। भाई मैंने ये बात कायद साहब इसलिए ये सवाल उठाया कि बलोचिस्तान के मामले पर जो एक शॉर्ट ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ना IMI मान रही है, ना ISI मान रही है, ना सिविल इदारे मान रहे हैं, और हम वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लेते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि अगर वो किसी दूसरे केस में किसी भी आला अहल का ओहदेदार को बुलाकर कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बिल्कुल वाज़ेह डायरेक्शन दे सकती है अटॉर्नी जनरल को कि जनाब आपने कोई हुकूमत से बात नहीं करनी, हम ये आपको बता रहे हैं कि ये लेटर आप लिख दें, मामला खत्म हो जाएगा। आज देखते हैं ना, आज उन्होंने बोला कि मुनासिब चलें कार्रवाई देखते हैं होगी। कि आज मुनासिब फैसला आएगा। मुनासिब फैसला क्या आता है। आगे बढ़ते हैं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस की तो बात है कि वो उसमें MQM आ गई है मैदान में, और उन्होंने कल जमात इस्लामी से भी बात की। मुनव्वर हसन साहब ने कहा बिल्कुल ज़रूरी है तमाम एक कंसेंसस हो नेशनल इश्यूज़ पे, बड़ी अच्छी बात है। काफ ने भी कहा, लेकिन जो एक बात मैं देख रहा था उसमें उन्होंने कहा कि हम अस्करी क़यादत को भी बुला सकते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो माजी में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उससे मुख्तलिफ है कि अस्करी क़यादत को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। यानी ज़ाहिर है वो मामले सियासी हैं, तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त जो मामलात ऐसे फंसे हुए हैं जिनमें पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो अगर उसमें जो पाकिस्तान की आर्मी है वो ऑन बोर्ड है, लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि सियासतदान अपनी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें आर्मी को वो बुलाएंगे, तो क्या आर्मी भी जो है वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से आएगी उस पर? मुझे ये इस बात की, इस मंतक की समझ नहीं है। बहस यहाँ करते रहते हैं कि जी फौज को बाहर रहना चाहिए, ये तो हमने नहीं कहा उन्हें कि उनको बुला लें आप। पिछली दफ़ा जो मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब की और निक साहब इकट्ठे हुए थे एक इशू पे, उसमें भी जो हमारी अस्करी क़यादत मौजूद थी, तो भाई ये क्यों बुलाते हैं? मतलब असली इशू क्या है? देखिए मुझे एक बात बताए ना कि ये जितने जो इशूज़ हैं, आप क्या उनके बगैर हल नहीं होते? मैं ये नहीं कहता कि उनको आना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि तुर्की जिस तरह कनान एवरन के ज़माने में था कि इनका कोई परमानेंट रोल भी होना चाहिए, मगर मैं ये कहता हूँ कि असल में क्या है, ये सारी जो चीज़ फंसी हुई है, जो एक बिल्कुल हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता वाला मामला, ये क्यों है? वो इसलिए कि जब आप मसले हल नहीं कर सकते तो फिर इधर कभी आप GHQ की तरफ देखेंगे, फिर आप जो है वो वाशिंगटन DC की तरफ देखेंगे, तो ये आपकी इनर जो एक आपकी बैंक्रप्सी है वो है, वो जो डेमोन्स्ट्रेट हो रही है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है इसमें। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बुनियादी तौर पर ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट की गई है या जिस तरह के हालात क्रिएट किए गए हैं, उसका एक मकसद है कि आप उनको भी बुलाएं। अब मैं वो दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ। आपने तो एक बात कही ना कि वो वैक्यूम क्रिएट हो गया और इसलिए वो लोग आ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये सारा जो मामला बनाया जा रहा है इस तरीके से, उसमें जो क्या अस्करी खुल के बात कर लेते हैं, एजेंसीज का रोल है, बना रही वो बना रही एजेंसीज का रोल इसमें डेफिनेटली आता है कि जिसमें अगर माजी में हम देखें तो उसमें ये आया कि एजेंसीज ने सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमेशा से इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की है। इस मुल्क में अलायंसेज बनाए हैं। ये बात तय हो चुकी जिसका सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रही कि वो जो जनरल असलम बेग साहब ने पैसे तकसीम किए थे और जो इससे पहले जो IGI इत्तेहाद बना था वो ISI ने बनाया था। मैं उस दिन बात भी की कि चौधरी निसार साहब को ये तो याद आ गया कि ये काफ लीग जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी है जनरल महमूद की, लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि वो जो IGI जिसके वो बहुत बड़े लीडर बने थे वो भी किसी इंटेलिजेंस चीफ की ही टेस्ट ट्यूब बेबी थी। तो ये जो मामला है ना, जो एजेंसी, लेकिन अभी जो सियासी क़यादत सोच रही है अस्करी क़यादत को बुलाने का, तो क्या सोच है उनकी कि हम उनको भी बुलाएं? मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। मुझे समझ मैं नहीं समझता कि ये कोई राइट फैसला है कि आप सियासतदानों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुलाएं और उसमें फौज को बुलाएं। ये बात गलत है। फौज जब आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाते हैं उस वक्त फौज की इनपुट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने कौमी पार्लियामेंट में बात हुई, जैसे सियासतदानों का अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात हुई थी, उसमें मिलिट्री आती है, वो अपने कंसर्न बनाती है, सियासतदानों को एतमाद में लेती है, ब्रीफिंग्स देती है। इस हद तक उनकी इनपुट बिल्कुल सही है। लेकिन जो सियासी फैसले हैं उनमें अगर आप मिलिट्री को एज ए इंस्टीट्यूशन ये बातें जो आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की समी साहब, आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स लेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदी जी, कैसे आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो जो बात कर रहे हैं वो देखें ना, एक तो जो होता है ना, आप लेक्चर देते हैं किसी कानून की दरसगाह में कि आइन ये बताता है, ये आइन जो बता रहा होता है उस तरह तो खेल नहीं चल रहा होता। आइन तो ये भी बता रहा होता है कि कोई जितने पिलर्स हैं रियासत के वो करप्शन ना किया करें तो कोई बात आता मतलब ये है। लेकिन पावर की जो इक्वेशन है, जो ज़मीन पे बात है, एक तो लिखी हुई ना किताब में बात दर्ज है, किताब की बात जो दर्ज है वो उस तरह ट्रांसलेट इनटू रियलिटी कभी नहीं हो रही होती। अब चूंकि हिस्टोरिकली बहुत वीक है जो इस वक्त हमारी जो सिविलियन जो क़यादत है हिस्टोरिकली और अपनी वजूहात की बिना पे, और फिर ख़ुद को असर्ट नहीं कर सकी, तो उसकी वीकनेस की वजह से फिर ये सूरत पैदा होती है कि जी उनको भी ज़रा बुला लें, उधर से भी ज़रा आशीर्वाद ले लें, एक खौफ सा दामनगीर रहता है। उसकी क्या वजह है? इनकी अपनी वीकनेस दो माजों पे। एक माजों पे ये अपने मसले हल नहीं कर सकते, कभी खत में हमें फंसाया हुआ है, कभी किसी चीज़ में फंसाया हुआ है। उसके साथ हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं जो अफ्रीका और बदतरीन मुल्कों से भी नीचे जा लगे, तो ये इनकी कमजोरी है और किसी की तो नहीं। ये मैं अब आप देखें ना, अब आपने ये इसको इशू को हाईलाइट कर दिया। आपने कहा कि ये जी सिविलियन जो है उनकी कमजोरी है और ख़त के मामले पर फंसाया हुआ है। ख़त पर पहले भी हाफ में तफसील से बात हुई। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करता हूँ इस इशू, मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि खत लिखा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने विदाउट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, कि जी वो लीगल नहीं था, यानी वो खत लिखा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, सजा पहले किसने भुगती? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने। अब भी किसको कह रहे हैं कि आप ये हदायत दें कि वो खत लिखे? वजीर आजम को। भाई जिस अटॉर्नी जनरल ने ये खत लिखा था, आप उसको बुला के वाज़े तौर पर क्यों नहीं ये कहते कि आप इसको खत लिख दें? इससे ये स्पेकुलेशन है ना, जो ये बात है कि बुनियादी तौर पर मकसद खत लिखवाना नहीं है, एक ऐसी चीज में उलझा के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसकी ताकत को अंडरमाइन करना, इन सियासतदानों को घर बेच के किसी और निजाम की राह हमवार करना, ये लगता है कि बुनियादी तौर पर अगर मैं आपकी वक्ती तौर पे बात मान भी लूं, मैं वक्ती तौर पे घर उन्हीं को भेजा जाता है जो वीक हो, जो अपना काम ठीक ना कर रहे हो, जिनकी रूट्स अवाम में ना हो। नहीं, उनका तो इससे ताल्लुक ही नहीं है काम से। देखे ना, ये खत जो है ये तो लिखा अटॉर्नी जनरल, तो वही बात, आप अटॉर्नी जनरल को नहीं कह रहे कि रोज आते हैं मुझे पीट के चले जाते हैं। लेकिन जिस निजाम की आप बात कर रहे हैं कि किसी निजाम की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है, चीफ जस्टिस उस निजाम की मुखालिफत कर चुके हैं। 1 घंटे से ज्यादा हो गया इस प्रोग्राम को, 1 घंटे का प्रोग्राम है, आधे घंटे से ज्यादा हम इस खत को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने एग्जीक्यूटिव को प्री ऑक्युपाई कर दिया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। हमें हम कोई भी जो गैर आईनी है कोई मॉडल है उसकी बिल्कुल वो तो बात कर चुके हैं। नहीं यार, वो बात तो कर चुके हैं ना, लेकिन अभी इस खतरे के पीछे ना छुपें। ये बात खतरे के पीछे मैं नहीं छुप रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि एक बात नजर आ रही है। भाई अटॉर्नी जनरल ने पहला खत लिखा, आप खुद कह चुके हैं कि वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बगैर लिखा। आप अटॉर्नी जनरल से कहें कि फौज से कर रहे हैं, कभी अदलिया से कर रहे हैं, काम अपना कर रहे हैं। ये सब कुछ करके सियासतदानों को घर भेजने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ख्याल में आगे बढ़े। इदारों को एक दूसरे से डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे पाकिस्तान के इदारे हैं। लेकिन जो बात सही है, जो हक अवाम भी पाकिस्तान के हैं या नहीं, उलझ गया ना, इसी में तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं का है, जो 4 पिलर्स हैं वो भी हैं कहीं या नहीं। एक कॉलर ले लेते हैं, बहावलपुर से शेर बहादुर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं शेर बहादुर बोल रहा हूँ भाईपुर से। हाँ जी बोले। समी इब्राहिम साहब का शुक्रिया अदा करना है जी, ये हमारे भाईपुर में तशरीफ लाए थे, तो इन्होंने हमारे हालतेदार देखी और उस पर तबसरा किया, जिसकी वजह से हमारी अल्लाह ताला ने सुन ली है। हम इनकी अजमत को सलाम करते हैं, जिनकी वजह से माशाल्लाह अब हमारी गलियों बाजारों में टफ टहलें लग रही हैं। वह तो स्पीकर साहब को नजायज पर्चों से ही फुर्सत नहीं मिली थी, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि इनकी वजह से हमारे पर्चों से वो जो पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका? हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समी साहब से कि एक वादा इन्होंने किया था, वो जो गंदा पानी जो लगाते हैं ना स्पीकर एंड कंपनी, वो सब्जियां वगैरह पैदा करते हैं, जिनकी वजह से हमारे इलाके वो ना शहर के लोगों को हेपेटाइटिस सी की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है। इन्होंने वादा किया था कि वो फिल्म बनाएंगे और वो बिल्कुल उस वादे पर हम आज भी कायम हैं। लेकिन ये जो वैसे मैं काजी साहब से जिक्र कर रहा था कि वो खत और वो सारा उसमें पूरी कौम उलझ के रह गई, हम हमारी गलती नहीं आ सके, इसमें हमारी गलती भी है, हम नहीं आ सके आपकी तरफ। इंशाल्लाह वो आपने एक तो हाईलाइट कर दिया कि वो जो एक गंदा पानी है सब्जियों को दिया जा रहा है, जिससे जो सब्जियां बन रही हैं लोग खा रहे हैं, उससे बड़ी बीमारियां और वो कैंसर जैसी बीमारियां हैं। लेकिन
वादा है आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पूरी डिटेल इस पे रिपोर्ट मैं करेंगे। तो बड़ा मशकूर हूँ डोगर साहब का कि उन्होंने कम से कम हमें एक फ़ोन करके हमें जो बहुत से हम नॉन इशू से हमें इन इश्यूज़ पे ले आए। तो मेरे ख्याल में अब आगे चलते हैं। आप अपनी खबरों की तरफ। अच्छा शाजिया, मैं बात करना चाहता हूँ कि एक सेमिनार हुआ जिसमें वर्ल्ड बैंक के भी कुछ लोग जो हमारे यहाँ इस रीजन में हेड करते हैं वो, और उसमें जनाब हफीज़ शेख साहब भी थे, और वो कहते ये हफीज़ शेख साहब कि जी चैलेंजेस बहुत थे मगर हमने गुर्बत को ख़त्म करने में खासा काम किया है। अच्छा, अब ये 4 सालों में मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो और बातों में निकल गया, मगर मैं आपको 2-4 फिगर्स पेश करता हूँ। पहली तो ये कि कुछ ही अर्सा पहले तकरीबन जो 69 या 69 जो इंतहाई बुरी हालत में मुल्क हैं उनका एक तजिया किया मुख्तलिफ बॉडीज़ ने और इंटरनेशनल बॉडीज़ ने किया। तो उनका इस बात पर इत्तफाक था कि जो पाकिस्तान है वो घाना और युगंडा के साथ इसके सोशल जो इंडिकेटर्स हैं बदतरीन है। अब मैं ज़्यादा सारे इंडिकेटर्स नहीं कहता, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टू एज ऑफ 40 कि 40% की उम्र तक जो नहीं पहुँच पाते उनकी जो प्रोबेबिलिटी या तादाद है पाकिस्तान में वो तकरीबन 12.6% है, और इसमें रैंक हमारा बनता है जो दुनिया में वो 97वां नंबर है हमारा, के नीचे हम जिस तरह अफ्रीका का है। और उसके अलावा अडल्ट लिटरेसी जो है वो उसमें 15 साल की उम्र से अबव जो है वो 45.8% है। इसमें हमारा 134वां नंबर बनता है दुनिया में, कोई 141-42 मुल्क है और एक और भी मैं आपको कि बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं वो 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे अंडरवेट हैं वो 38% है। 38% बच्चे खुराक उनको नहीं मिल रही उनकी, जैसे हमने स्टेंटेड ग्रोथ की बात की थी, तो इसमें हमारा रैंक 125वां है पूरी दुनिया में। और अब शाजिया इसके साथ मैं और भी बात करता हूँ, इन्फ्लेशन से तो कैसे मेरे ख्याल में वज़ीर ख़जाना साहब इनकार नहीं कर सकते। अभी ये इन्फ्लेशन जो अभी हुई है, जाली इन्फ्लेशन हुई है यहाँ पे ये रमज़ान में, तो इस इन्फ्लेशन का क्या होता है कि आपकी आबादी का तकरीबन 63% जो है वो $2 से कम पे रह रहा है, 23-24% कहते हैं वो लेस देन $1 अ डे रह रहा है। आमदनियाँ उनकी जो हैं वो यहाँ पे रुकी हुई हैं, और जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये जो फूड इनसिक्योरिटी है और इसकी वजह से मज़ीद लोग जो है वो नीचे गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, और इससे ये हो रहा है। और जो दीगर आपको जम्मू हाली नज़र आती है, इसके साथ क्राइम जुड़ा हुआ है, क्राइम फिर बढ़ता है जब आप एक ये वो इश्यूज हैं शाजिया जो किसी भी इशू से सबसे ज़्यादा अहम है, इस मुल्क की सर्वाइवल के इशू हैं। और साथ हमें जब हफीज़ शेख साहब ये फरमाते हैं, हमारे मोहतरम जो वज़ीर ख़जाना है, कि उन्होंने बड़ा किया, भैया पता नहीं कोशिश तो आपने बहुत की होगी, बड़ी आप में उसमें दयानतदारी भी शामिल होगी, मगर उसका रिजल्ट माकूस या उल्टा निकल रहा है। और इस इशूज़ पे बात करें, हमारे सारे जो पिलर्स हैं स्टेट के, थोड़ा सा टाइम ले अपना खातमत वाला मामला भी कर लें, मगर ये मामला कौन देखेगा अगर ये मामला ये नहीं देखेंगे तो ये अच्छा, ये सारी बात आपकी सही है, बिल्कुल आपने जो मसाइल यही हैं पाकिस्तानी अवाम के, कोई और है तो आप बता दें। हाँ, एक और मसला आपका कमेंट चाहता हूँ। हाँ। इस मुल्क में जब जंग अजीम हो रही थी ना, तो उसमें चर्चिल से किसी ने कहा कि जी वो बरतानिया तो तबाह हो गया, उसने कहा बाहर जाके देखो इंसाफ हो रहा है, उन्होंने कहा जी इंसाफ हो रहा है, उसने कहा कौम तबाह नहीं होगी, इतना ज़्यादा अहम है इंसाफ। ये मैं अब देख रहा था कि वो अंजम वकील साहब एक मुस्लिम लीग नून के एमएनए थे, पूरी कौम ने देखा, भागे थाने से, उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम लीगी वर्कर उठा के ले गए, उसके बाद उन्होंने बाद में गिरफ्तारी दी, लेकिन अदलिया का ये फैसला आ गया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का, उन्होंने कहा जनाब नहीं, ये तो भागे ही नहीं, ये तो हम मानते नहीं है कि ये भागे हैं, गवाह बैठ गए। अब ये जो फुटेज है ये गवाह नहीं है। वैसे तो अदलिया जो है, एक लाइन लिखी जाती है अखबार में या किसी टॉक शो में बोली जाती है, तो उस पर रात को 12 बजे बैठकर फैसला कर देती है, और वो सब कुछ एक एविडेंस बन जाता है। और ये फुटेज चली, पूरी कौम ने देखा कि अंजम वकील साहब भागे, लोग लेके गए, गनों की जो बंदूकों की आवाजें थी वो सुनी सबने, लेकिन अदलिया कहती है, वो जज साहब कहते हैं कि जनाब नहीं, ये तो भागे ही नहीं है। इसलिए वो न सिर्फ वो बल्कि 18 के 18 अफराद बरी हो गए। ये सिलेक्टिवनेस, ये मसला है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से यहां पर कोई निजाम नहीं बन सका, और मुख्तलिफ इदारे हमें साइड्स लेते हुए नजर आ रहे हैं जिनका मनसब नहीं है साइड लेना। अभी मैं इसको जोड़ देता हूं ना, कल जो आपने स्टोरी की कि हमने मकतूला के खामद को पकड़ लिया, चले अच्छा किया, डीपीओ साहब या जो भी कल लोग जो हैं उनको उन्होंने बना दिया, वो डीएसपी को भी सस्पेंड किया, एसएचओ को भी किया, अच्छा, और डीपीओ को भी उन्होंने ओएसडी बना दिया। आरपीओ के खिलाफ कह रहे हैं मसला जो एक मकामी थाने में हल होना चाहिए था, वो सीजेपी साहब को करना पड़ा, वो जो चीफ जस्टिस साहब को करना पड़ा। और फिर कल क्या थी उनकी टोन, वो क्या बात कर रहे थे कि भाई खुदा को जान देनी है, ये कर क्या रहे हो। तो मैं ये कहता हूं कि उन जज साहब की
कोई अपनी जो लोअर जुडिशरी ने उनको एक्विट किया है, जाहिर है उनके पास ये एविडेंस ही, जब वो मशकूक हो गया उन्होंने तो एविडेंस पे फैसला करना है ना। तो एविडेंस जो है अब हो क्या रहा है कि जो जोरदस्त है, जो MNA है, जो ताकत वाला है, उसके खिलाफ तो कोई एविडेंस नहीं आता, और जो मजलूम है वो एक तो विक्टिम है जुल्म का, और बहुत सारे लोग जो अपनी ताकत जनरेट कर रहे हैं वो भी जुडिशरी के अंदर जो सिलेक्टिवनेस है उससे जनरेट कर रहे हैं। ये मसला है पाकिस्तान का। सगीर साहब हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। सगीर, कल बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया अंजुम अकील को, अंजुम अकील के साथियों को, जबकि फुटेज में हमने भी देखा, बड़े अर्से पहले ये खबर चली थी कि वो किस तरह से उनके जो मुस्लिम लीग की कारकुन उनको छुड़ा कर लेकर जा रहे हैं। इसका ये मतलब ये सारा फैसला गवाहों की बुनियाद पर हुआ। चलिए, यकीनन यही बहस चल रही है, और इस्तगासा के जब गवाह कमजोर होंगे और उसमें बेशक जितने भी गवाह ले लिए जाएं, जब उनकी गवाही जो है वो इस्तगासा के मुताबिक नहीं होगी तो अदालत जो है वो इस्तगासा के गवाहों को देखती है और जो उनके खिलाफ सबूत होते हैं उसको देखती है। तो चूंकि इस केस में भी 1 साल हो गया, इन्होंने ना तो कोई विटनेस पेश की, ऐसी प्रूफ पेश किया कि फायरिंग हुई है और उसका कोई रिकवरी नहीं हुई असले की। दूसरा, ये जो गवाह थे वो भी सारे पुलिस वाले थे। पहले ही दिन से जो है वो पुलिस की बदयानती तो सामने नजर आ रही थी कि पहले जो थे उनके कुछ तकरीबन 70 से ज्यादा लोग इन्होंने गिरफ्तार किए थे और उन्हें जेल भिजवा दिया था कि इन्होंने इनको हिरासत से पुलिस हिरासत से फरार करवाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है वो पुलिस ने उन अफराद को खुद ही बेगुनाह करार दे दिया। तो ये केस जो है वो शुरू से ही खराब होना शुरू हो चुका था। अच्छा, मुझे सगीर, मैं मान ली आपकी बात ये कि बड़ा जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है उसके मुताबिक विटनेस वीक हो गया और इसलिए उनको छोड़ दिया गया। ये जो फुटेज चली पाकिस्तान के तमाम इंडिपेंडेंट चैनल्स ने चलाई जिसमें अंजुम अकील साहब भाग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं, वो फुटेज जो है वो जज साहब ने नहीं देखी, या वो कोई काबिले एतमाद वो जज के सामने विटनेस नहीं है? समी साहब, यकीनन बिल्कुल फुटेज जो है वो एक प्रूफ था, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए भी आपको विटनेस चाहिए जो कि इनके पास नहीं थे। आपने कहा कि इसको असले के जोर पर जो है वो मुस्लिम लीगी कारकुन फरार करवा के ले गए, तो असला कहाँ से बरामद किया गया? और उनके खिलाफ तो दफा भी जो थी वो दहशतगर्दी। मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई समी साहब, अब इसके लिए भी विटनेस चाहिए था। अब देखें ना, बात ये है, देखें जहां पे आपने सजा देनी है ना, आपको कुछ है या नहीं है, आपने यूं एक जुम्बश कलम से वो सारे के सारे वो जैसे घर भेज दें, बकरा बना दें, ज़िबा कर दें, वो है। और जहां पे आपने एक रियायत देनी है वो उसमें विटनेस भी नहीं है। कहना चाह रहे हैं ये रियायत दी गई। मैं ये आवाम के सामने, मैं आपके चक्कर में आकर तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अदालतों का, आवाम के सामने वो खुद फैसला करेंगे। देखें ना, ये सारा कैसे आवा कैसे बिगड़ा हुआ है। अभी ये ज़ाहिर MNA थे और ये निकल गए, इसमें से इन पे कुछ भी नहीं हुआ और कोई एविडेंस जो है उसे हमने नहीं माना। जहाँ पे एविडेंस है, सब कुछ है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे हमने कल खानेवाल वाली स्टोरी की। अब मैं एक फिक्र यहाँ कोट करनी, बीच में फिर और बात आ गई। शायद पाकिस्तान में 300 एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं जो 45% ज़मीन जिनकी मिल्कियत में, और तकरीबन 33% से ज़्यादा आबादी है जो लैंडलेस है रूरल एरिया में। तो अब ये जो एक सर्फडम का और गुलामाना रिश्ता इन देहातों में जाके बनता है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या ख्याल है कि एक जो थानेदार हम तैनात करेंगे वो क्या जाके तो शाम को किसी गरीब बस्ती में जाके उन बच्चों को मिलेगा या शाम को चौधरी साहब के डेरे पे बैठा होगा? फिर इलेक्शन की बड़ा होगा, इलेक्शन बार बार होगा। अमेरिका में जो बार बार इलेक्शन हुआ है वो जिल्लत और बर्बादी के उस नुक्ते पे ले गया लोगों को, और या जो यूरोप में जहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। आप मुझे ये बताएं, ये जो इंडिया है, ये बात हम करते हैं ना कि जी इलेक्शन में एक तसलसल हो, तो इसी से मसले 62 सालों में एक दफ़ा वहाँ गैर आइनी चेंज नहीं हुई। वहाँ पे लोगों का हाल देख लें, गांव में वही हो रहा है उन लोगों के साथ, इंडिया में भी जो हमारे यहाँ हो रहा है। तो इस मेरे ख्याल में इसकी काजेज जो हैं वो किसी डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी में नहीं है, वो एक ऐसे इकोनॉमिक और माशी सेटअप में है जो फैसिलिटेट करता है फ्यू एट द एक्सपेंस ऑफ द लार्ज। सही, मुझे कॉलर लेने दे पहले असलम। एक सिर्फ सेंटेंस कह लें, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कोई भी जो इदारा है, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो अदलिया है, पार्लियामेंट अपने कामों की वजह से उसकी इज्जत होगी, किसी कानून की वजह से नहीं। अदलिया की भी जो इज्जत है वो कवानीन से नहीं होगी, जो उनके फैसले हैं वो खुद बोलते हैं। अगर वो किसी की साइड लेंगे तो बस का चंद लोग रह जाएंगे जो इज्जत करते रहेंगे और दर्ज देते रहेंगे। एक जनरली जो देखना, आप तो पिरामिड के ऊपर की बातें कर रहे हैं,
मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो नीचे उसकी बातें कर रहा हूं। हाँ, आप आम आदमी हैं, इसलिए आपने डेमोक्रेसी को अमेरिका में भी बर्बाद कर दिया, यूरोप को भी बर्बाद कर दिया, और जो दूसरे वो जो आ जाते हैं लोग, शायद आप तो वो जो लोग जोर वालों की लड़ाई की आप तो कहानी बयान करते हैं। हम ये कहते हैं कि इन हाथियों के नीचे जो कुचले जा रहे हैं लोग, वो असल लोग हैं, वो इस मुल्क में धन और पैसा पैदा करते हैं, वो टैक्स देते हैं जिसकी वजह से ये इदारे हैं, लिहाजा उनको आप भूल जाएं, आप उनको भूले रहें। इसके साथ साथ आप उन हाथियों को लाने की बात कर रहे हैं। मुझे एक कॉलर लेने दें, जिनके पांव तले अवाम कुचले जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। असलम मैडम, मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा था कॉल मेरी रिसीव हो जाए। और ये क्या है, इन्होंने अदालती निजाम में टोपी टापा बनाया। अगर एक सदर पाकिस्तान चोर है या चोर का पुत्र है, तो अपने आपको साफ करे और सामने लेके आए, मेरा साफ करे। अगर वो एहसास नहीं करते, उसकी बाकी जो कबीना है उनको नहीं पता ये इतने एग्रीगेशन लग रहे हैं या हमारे सदर के ऊपर ये हो रहा है। अभी ये नून का आप दिखा रहे हैं लाइव, उसके बाद में क्या एविडेंस मांग रहे हैं आप? विटनेस मांगती है, तो सामने सबके सामने वो भाग रहा है, फिर भी वो कहते हैं ये बेकसूर है। किस चीज का बेकसूर है? कुछ खुदा का खौफ ठीक है, करें। बहुत शुक्रिया असलम आपका। देखिए, बात उन्होंने वही कही जो मैं कह रहा था कि अगर जो आला मनसब पे बैठे हुए लोग हैं वो अपनी ज़ाती जो दोस्तियां या वाबस्तगी हैं उससे बालातर होकर फैसले करेंगे तो इस मुल्क का निज़ाम भी बेहतर होगा, और इन इदारों की, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो कोर्ट है, उनकी सैंक्टिटी भी। देखिए शाजिया, मेरी तो राय इसमें ये है कि असल रिप्रेजेंटेशन अपने नुमाइंदे अपने लोगों में से जब तक नहीं आते, जो कि इस माशी सेटअप में नामुमकिन से भी बढ़ के नामुमकिन है, तो मेरा ख्याल में लोग, क्योंकि मुझे एक बात बताएं, आप मुझे ये बात बताएं कि ये दो दुनियाएं इन्होंने क्रिएट कर दी हैं। एक 300 एक्सटेंडेड फैमिली की दुनिया है, एक 97% लोगों की दुनिया है। इनकी आपस में रेलेवेंसी कोई नहीं, इनके मसाइल ही नहीं मिलते। वहां चीनी पे पता चल रहा है कि देखो जी 2 दफा दिन में चाय नहीं पीनी, चीनी इस्तेमाल हो जाती है। यहाँ पे क्या बात हो रही? जब आपका कनेक्ट ही नहीं है, आपके मसाइल ही एक नहीं है, वो और बातों पे लड़ते रहेंगे। सही बात है, अभी कल की बात है, मैं कल और परसों 2 दिन टेलीविजन पर हमने देखा कि गुजरांवाला और कई दूसरे जगहों में राशन बंट रहा था। शाजिया, वहां पर एक जमे गफीर था, लोगों को लाठियां, वो पाकिस्तान के लोग बेचारे एक पल की रोटी के लिए खा रहे थे, इसलिए कि उनको भूख थी, उनको वो राशन उनको चाहिए था। मैंने देखा कि वो तबीयत गर्मी की वजह से इतनी खराब हुई खवातीन की कि वो बेचारियों ने रोजा तोड़ा, वो भी सारी स्क्रीन पे चल रहा था। ये जो काजी साहब ने सही बात कही कि वो जो पाकिस्तान है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है इनसे। जैसे मैंने अपनी खबर में ये कहा कि पिंडी में वो जो हार्ले स्ट्रीट पर जो एक खातून थी, उसकी बेटी 3 माह पहले उसके रिश्तेदारों ने उसको अगवा कर लिया, नहीं बरामद हुई। 20 जुलाई को वो लड़की को घर फेंक गए, 3 महीने उसके साथ ज्यादती करते रहे। अब जब वो जज के सामने, सिविल जज के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आज उसने जाना था, तो काजी साहब क्या हुआ, रात को वही लोग आए और उस लड़की को तेजाब पिला के तो चले गए। ये पाकिस्तान के लोगों का इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है उन लोगों से। देखे ना, अगर मैं कहता हूं 100% नहीं, 40% भी सजाएं हो जाए, 40% लोगों को भी पता हो कि जी हम फंस जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, चाहे हमारे पास जितनी दौलत है, जितना पैसा है, हमारा कितना MNA को वाकिफ है, हमारे कोई हुक्मरानों में से कोई वजीर आजम, वजीर आला, कोई भी हमारी बचत नहीं होगी, तो ये काम नहीं होगा, तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, मगर क्या एक तरफ इंतहाई एक्सपेंसिव लीगल सिस्टम, जिसमें एक तरफ 3-3 करोड़ रुपए की फीसें लेके ये पाकिस्तान के अवाम के पैसे, और फिर आम आदमी जो है वो तो नहीं कर सकता एक अच्छे वकील को हायर क्या वहां पे तो जो 10 मरले जमीन भी छीन ली उन्होंने, वो कह रहे हैं जैसे रोटी खाने को तरस रहे हैं लोग, फूड इनसिक्योरिटी है, वो वकील हायर करेंगे, वो थानेदार को खुश करेंगे। वो अभी थानों में क्या सिस्टम है, आप खुद हमारे साथ बात करते समी साहब कि अगर केस हो जाए तो थाने में खुद आपको गाड़ी का अरेंज करके तो फिर अपने मुलजिम पकड़वाने पड़ते हैं। ऐसी कैफियत में 90% लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? कहते हैं मुद्दई से कि आप ये बताएं जी कि अगर आपका कोई अगवा हुआ तो किसने अगवा किया? वो कहते हैं जी फलां बंदे ने। अच्छा जी हमें बताएं वो रहता कहाँ पे है? जनाब वो फलां शहर में रहता है। अच्छा जी अब एक गाड़ी लेके आए और हम चलते हैं और हम उनको लेके आते हैं, और वहां पर जाके अगर वो बेचारे ने कहीं से बेल कोई पैसे इकट्ठे करके गाड़ी लेके भेज भी दिया तो वो पीछे खड़ा होगा, वो मुलजिम से जाके कहेंगे तेनू असी फड़न आ गए हैं, कुछ है तो वो उसको लेके छोड़ के तो वो उसको भाग जाएंगे। तो ये बेसिकली सिस्टम है ही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। मैं पूछता हूँ, आप बताएं, खानेवाल केस में आपने DPO को तो बना दिया OSD, DSP को मुअत्तल कर दिया, SHO को, लेकिन वो IG साहब ये बताएं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके बड़े वसूख से उन्होंने कहा जनाब मैं बताता हूँ कि उसके शौहर ने मारा, वो IG साहब किस बुनियाद पर, किस इखलाकियात के तहत वहां पर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उनको, इसलिए कि वो अब मंजूर नजर है, अब वो कहीं ना कहीं बैठ के कुछ
डिलीवर कर रहे हैं, कुछ वो ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं कि जिस पर उन्हें तब्दील नहीं किया। एक कॉलर है पिंडी से, काशिफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी काशिफ। मैंने ये सवाल करना था आप लोगों से कि अभी ये जिस मौजूद पे बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट वाले, तो ये सब आप अवाम बहुत ज्यादा इस चीज को समझते हैं कि किस किस की क्या गलती है और क्या है, क्योंकि 63 साल से पाकिस्तान के अंदर कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, हर चीज दरम भरम है, चाहे वो मार्शल का दौर है चाहे वो जमहूरियत का दौर है। तो ये जैसे हमारे मुल्क के बड़े पॉलिटिशियन हैं, लीडर लोग हैं, ये जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो मैं सिर्फ आप लोगों बता से इन लोगों से आप ये भी पूछा करें कि इनको शर्म नहीं आती जब ये पाकिस्तान आते हैं, अपनी इधर उधर जाते हैं, जो चाइना में आते जाते हैं, चाइना से बाद में आजाद हुआ, उधर आप जाएं, दुनिया की हर चीज उन्होंने इतनी तरक्की की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। लेकिन खूबसूरत बात किया उन्होंने। अच्छा, मैं जाते जाते बस बात एक ही है जो मैं उनको इंडोर्स करता हूँ, उन्होंने एक फिक्रा बड़ा कहा है जबरदस्त कि क्या इनको शर्म नहीं आती। सही। अच्छा, मैं जाते जाते फैसलाबाद के उस जाली पीर का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जो 80 साल बुजुर्ग को जिसने गर्म तेल में रखा। अब तो जाली और असली की पहचान ही खत्म हो गई। तो इन लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए ना। इन जाली आमिलों पीरों के पहले इतने ज्यादा वाकयात पेश आ चुके हैं। अगर आपके कोई मसाइल हैं, आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें। ये लोग अपने मसाइल नहीं हल कर सकते तो ये आपके मसाइल क्या हल करेंगे? नहीं, वो तो अपने मसाइल हल करने के लिए तो वो अपने मसाइल हल करने के लिए तो ये मैं डब्बा पीरों की बात कर रहा हूँ भाई, कोई और नाराज ना हो जाए। असल है ही कौन? डब्बा पीर जो है वो तो अपने मसाइल हल करने के लिए डब्बा पीर बने होते हैं, वो किसी और का मसला क्या हल करेंगे भाई? तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, उन्हें जाम बहक हो गए वो। बहरहाल आप लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे मसाइल के लिए इन जाली आमिलों पीरों के पास नहीं जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।